नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम बात कर रहे हैं बजट की और बजट के बारे में एक राजनीतिक विचार क्या बन रहा है पार्टियों का उस पर, क्योंकि जुमलों पर तालियां बटोरने के दिन तो अब चले गए हैं। मोदी सरकार करीब करीब आधे ओवर खेल चुकी है। इस हाफ टाइम में यह जानना जरूरी है कि टीम इंडिया का स्ट्राइक रेट क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट कम है तो इसी बजट में तेजी से रन बनाने के उपाय उनको ढूंढने पड़ेंगे। तभी 2019 में पारी जब खत्म होगी तो एक बड़ा स्कोर बन पाएगा और कैप्टन मोदी और वाइस कैप्टन अरुण जेटली टीम इंडिया को जिता पाएंगे। बजट से पहले पब्लिक से लेकर सियासतदां सभी यही जानना चाहते हैं कि हाफ टाइम में अब ये अच्छे दिन आ गए या अभी इंतजार करें। इसी बड़े सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, कांग्रेस नेता सीपी जोशी और बीजेडी सांसद जय पांडा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल जोशी जी मैं आपके पास लेकर के आऊंगा और चाहूंगा कि आप हमारे लिए थोड़ा अनुमान लगाएं कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, उसको देखते हुए एनडीए सरकार का ये बजट कैसा हो सकता है, क्या फोकस हो सकता है उसका। जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अभी जो परिस्थितियां हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंसर्न्स हैं, उसको देखते हुए आपका अनुमान क्या है? मैं आपका अनुमान जानना चाहता हूं कि जेटली जी का ये बजट कैसा होगा, फोकस क्या होगा? जेटली जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की। जब उन्होंने पहला बजट दिया था तब उन्होंने 1 साल के लिए फिजिकल डेफिसिट को आगे बढ़ाया था। आज यदि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो उसका फॉल आउट ये है कि आपको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी करनी पड़ेगी और उसकी सबसे बड़ी सफरर सोशल सेक्टर रहेगा। पिछले समय में भी मोदी जी की सरकार में जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा था तो सबसे ज्यादा बजट में कमी उन्होंने सोशल सेक्टर में की, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती का जेटली जी मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से बजट में जगह देंगे। दूसरा, जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में मोदी जी दुनिया के अलग अलग देशों में जाके बोल रहे हैं, यहां पर जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं वहां बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए वोडाफोन को नोटिस दिया है। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंस जनरेट करना चाहते हैं कि बाहर के लोग यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा, यहां का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसान को इंसेंटिव नहीं देंगे, किसान को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हम जो किसान का स्ट्रेस है उसका हम किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके संबंध में भी ये बात सही है कि आपने इंश्योरेंस के बारे में कुछ निर्णय लिए हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस के निर्णय से किसान की जो बहबूदी वो बढ़ती नहीं है। मैसिव इन्वेस्टमेंट आप इरिगेशन में करें, उसके परिणाम लंबे समय तक आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चुनौती उनके सामने है। नौजवान पीढ़ी को रोजगार की बात की, इस देश में 65% से पॉपुलेशन 35 के नीचे है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में आप किस तरह की योजना बना रहे हैं, क्या नीति बना रहे हैं? मैन्युफैक्चर सेक्टर में एक दिन में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता है, आपको गेस्टेशन पीरियड होता है। तो नौजवान पीढ़ी के लोगों को कैसे आप कॉन्फिडेंस देंगे कि आपकी सरकार आने वाले समय में रोजगार के संभावनाएं बढ़ा सकेगी? मैं समझता हूं कि ये बड़ी चुनौती मोदी बिल्कुल आपने दो तीन जो की फैक्टर्स हैं, जो बड़ी चुनौतियां हैं, वो बहुत अच्छे से समझाया। आइए यही सवाल लेकर के सहस्रबुद्धे साहब के पास चलते हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि देखिए, अब ये कहने का वक्त चला गया है कि ग्लोबल परिस्थितियां बहुत खराब है तो भारत एक अच्छी स्थिति में है, उसके लिए एक मौका है। अब दिक्कत यह है कि जो चीजें हो रही हैं सरकार की तरफ से, वो अभी एक प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन कुछ क्राइसिस बहुत बड़ी हो गई है, जिसमें पहला है रूरल डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर का जो संकट है। दूसरा है कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जॉब घट रहे हैं। आंकड़ा बताता है कि महंगाई कम हो रही है। लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि महंगाई की मार हमको बड़ी भारी पड़ रही है। जाहिर है कि आप एग्री करेंगे कि ये चुनौतियां हैं। इसका समाधान इस बजट से क्या आता हुआ मिलेगा? बजट के बारे में अनुमान जानना चाहता हूं मैं आपका। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पृष्ठभूमि पर इस सरकार ने सत्ता के सूत्र संभाले थे, तो उसमें गाड़ी पटरी से बिल्कुल निकलकर नीचे गड्ढे में गई थी, जिसको पटरी पे लाना और फिर उसको गति देना, ऐसे 2 काम हमारे सम्मुख थे।
मैं अगर पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि विगत 18-19 महीनों में इस सरकार ने गाड़ी को पटरी पर लाकर अच्छे ढंग से खड़ा किया है और अभी इंजन में पेट्रोल भी डाला है और गाड़ी अभी चलने की दिशा में अग्रसर हो रही है। इसको समय लगेगा क्योंकि इसमें कई सारी चीजें संस्थागत सुधार की है और जो भी एक अविश्वास का वातावरण बना था सरकार के बारे में, करप्शन को लेकर है, बाकी सारी जो जिस पद्धति का एक क्रोनी कैपिटलिज्म इनके माध्यम से जिसको बढ़ोतरी मिली थी उसको रोकने की बात है, इन सबको करते करते अभी हमने गाड़ी पटरी पे लाई है और इंजन शुरू किया है और गाड़ी निश्चित रूप में आगे बढ़ेगी। अब एक विश्वास का वायुमंडल है कि ये सरकार ऐसी है कि जो अपने इरादों और अपने जो वादे थे उनके ऊपर बहुत गंभीरता से सोच रही है, काम कर रही है। बहुत निकट समीप के भविष्य को हम नहीं देख रहे, हम लंबे भविष्य को देखते हुए भी कुछ हो सकता है कि जो एक थोड़ी सी अनपॉपुलर इस तरीके की पॉलिसी डिसीजंस की भी एक परंपरा हमें स्थापित करनी पड़ेगी, मगर हमारा लक्ष्य है कि कुल मिलाकर संस्थागत सुधार हो और लंबे अरसे के लिए कुछ न कुछ लाभ हो। आपने 3 बिंदुओं का जिक्र किया। जहां तक कृषि की बात है, अभी ये जो कृषि बीमा योजना है, मैं मानता हूं कि किसान के लिए एक सुरक्षा कवच इस रूप में ये साबित होने वाली है। और जिस पद्धति से किसान अगर बुआई करने की भी स्थिति में नहीं है तो भी उसको इंश्योरेंस का लाभ मिलने वाला है। सारे मतलब अब तक इस देश में केवल कार रखने वाले, बंगले बनाने वाले, इन्हीं को इंश्योरेंस लेना संभव था। खेतीहर किसान को अपनी फसल, जो भी उसकी 1 बीघा 2 बीघा जमीन होगी, उस पर की फसल का और बीमा उतारना उसको संभव नहीं किया था। इस व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित करते हुए इस देश में पहली बार एक किसान केंद्रित और फसल बीमा योजना लाई गई है, जो बहुत सर्वंकष है, बहुत सर्वव्यापी है। दूसरी, जॉब निर्माण करने की बात है। देखिए, हम सब जानते हैं कि विदेश में केवल नहीं, विश्व में पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो संकट मंडरा रहे हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा, स्वयं रोजगार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए इस रास्ते को बढ़ावा देने की दृष्टि से ढेर सारे प्रयास हो रहे हैं। मुद्रा योजना के लाभ भी बहुत सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत अधिक ढंग से मैं मानता हूं कि छात्रों को, युवाओं को हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आकर्षित करने में धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया है, बाकी सारी चीजें हैं, इसके कारण निवेश भी निश्चित रूप में बढ़ने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि 18-19 महीने के कार्यकाल में संभव होना मतलब होता नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लगता नहीं कि ये प्रैक्टिकल है, मगर कई तरीके की चीजें इसमें हो रही है, इसकी अनदेखी हमने नहीं करनी चाहिए। जी, आइए एक ओपनिंग कमेंट अब जय पांडा जी से ले लेते हैं। पांडा जी, एक कमेंट ये चलता है कि दरअसल इस सरकार में सोशल सेक्टर पे खर्चा कम हुआ है। सरकार कहती है कि नहीं, ये बात गलत है। आप चूंकि खास करके अपने एक राज्य के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को लगातार मॉनिटर करते हैं, ट्रैक करते हैं, आपका क्या कहना है कि क्या सोशल स्कीमों पर दरअसल खर्च कटा है? देखिए, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है, इसके साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम रीजनल पार्टी जैसे बीजू जनता दल और कई और पार्टीज भी बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमें फिस्कल डेवोल्यूशन होना चाहिए, फंड स्टेट्स को आना चाहिए, जो अनटाइड होना चाहिए, जो हमारा प्रायोरिटीज के मुताबिक हम उसको खर्च कर सकें। तो पिछले साल से जो 14वां फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जो दिया गया है कि 32% से 42% शेयर आएगा स्टेट्स को, ये आते हुए एक हाथ से, दूसरी हाथ से जो सेंट्रल फंडिंग होता था स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, इसमें रिडक्शन हुई है। तो अभी हमें फुल्ली पता नहीं है कि जितना एक्स्ट्रा फंड्स आया है ओवरऑल ट्रांसफर में, वो कितना और जो कट रहा है वो कितना। हमारे कैलकुलेशन में अभी कोई 2000 या 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए कम मिलेंगे उड़ीसा को। अगर ये है तो जरूर हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये देखना चाहिए कि एक्चुअली कितना फंड्स आ रहा है। जी, सहस्रबुद्धे साहब, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि दरअसल फैक्ट ये है, और देखिए वो एक आपके मित्र दल के व्यक्ति ने बताया है कि पैसा तो कटा है। अब समस्या ये है कि रूरल डिस्ट्रेस भी बढ़ा हुआ है और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को अगर जरा भी छेड़छाड़ की तो बड़ा गलत होगा। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। ऐसे में पैसे जुटाना सबसे बड़ा चैलेंज है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई,
लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अंत में आदमी परेशान होकर के एक ही काम करता है सर इस देश में, वो है कि टैक्स और बढ़ा दो, चाहे जो होना हो, अभी तो एक बार रेवेन्यू इकट्ठा कर लो। हमको डर ये है कि कुछ अजीबो गरीब तरीके के टैक्सेशन बढ़ेंगे। देखिए, बजट जब आता है तब कर प्रणाली में कुछ सुधार भी होता है, कुछ फेरबदल भी होता है। कभी कभार दिखने में टैक्स बढ़ता है मगर अंतिमतः वो आपके फायदे के लिए भी हो सकता है। तो इस पर कोई भविष्यवाणी करना उचित है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे कुल मिलाकर जो बात पांडा जी ने कही, मैं उनको ये ध्यान में लेकर लाना चाहता हूं उनके, कि कुल मिलाकर ये फेडरलिज्म की जो बात प्रधानमंत्री जी बहुत पहले दिन से कर रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजों के लिए जो मुख्यमंत्रियों के समूह बने हैं, उन्होंने जो भी हमें रिपोर्ट किया उस रिपोर्ट के आधार पर हमने काम किया है। और इसलिए केवल मुख्यमंत्रियों को एक टीम इंडिया का बैनर लगाते हुए इकट्ठा करना ही नहीं, मगर टीम इंडिया की जो संकल्पना है उसको चरितार्थ करना, उसको व्यवहारिक धरातल पर लाना, और जो मुख्यमंत्रियों के समूह हमें बता रहे हैं उसके अनुसार काम करना, ये एक वाकई में नए पद्धति का संघराज्यात्मक ढांचा जो है उसका मतलब जमीनी स्तर पर उतारने की दृष्टि से सरकार ने कोशिश की है। इसकी अनदेखी हमने नहीं करनी चाहिए। और ये सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आएगा। नहीं, निश्चित रूप में बढ़ता हुआ। हम चाहते हैं सभी का पार्टिसिपेशन, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा कोई केवल नारा नहीं है। देखिए, यहां पर जोशी जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, हम लोग भी सरकार के प्रवक्ताओं को बड़ा घेरने की कोशिश करते हैं कि आप जीएसटी नहीं करा पाए, आप रियल एस्टेट रेगुलेटर पास नहीं करा पाए, आप बैंक्रप्सी कोड को बजट में वादा किया था कि हम इस साल ला करके पास करा देंगे, बड़ा जरूरी कानून वो बन करके आना चाहिए, नहीं आ पा रहा है। इसमें रोल आप लोगों का भी है। आप लोग कभी इस पॉलिटिकल बहाने, कभी उस पॉलिटिकल बहाने इस सरकार को जो एकदम जरूरी काम है, जो देश के लिए जरूरी काम है, उस पर आप लोग सहयोग करने को तैयार नहीं है, और आलोचना करने के लिए मीडिया हो, विपक्ष हो, हम हो, आप हो, सब बैठ जाते हैं। क्या इस बार हम कुछ बदला हुआ रुख देखेंगे इस बजट सेशन में आपकी तरफ से? नहीं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की जो जिम्मेदारी उससे पूरी तरह विज्ञ है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को करना है कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत नहीं, ये आपको जानकारी है। तो लोकतंत्र में हम किस तरह से विरोधी पक्ष के लोगों को विश्वास में लेकर कानून बनाकर देश को आगे बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी तो जो प्रधानमंत्री के पद पर है उनकी है। क्या ये सही नहीं है कि यूपीए दो फर्स्ट और सेकंड में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं था? क्या ये सही नहीं है कि राजीव गांधी जी के समय में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं था? क्या ये सही नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस के नेतृत्व के साथ चर्चा करके उन्होंने कानून बनाने का काम नहीं किया? तो जो जिम्मेदारी जिनको मिली है उनका कर्तव्य बनता है कि डेमोक्रेसी में हम डायलॉग करें और अपोजिशन की बात को समझें और उनकी बात को साथ में लेकर हम कैसे कानून को बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। इस जिम्मेदारी से वो मुक्त नहीं हो सकते। 10 साल तक यूपीए में अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सुषमा स्वराज जी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। खाली लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बाकी पूरा नेतृत्व लोकसभा में था 10 साल तक। अब ये इनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम लोकतंत्र में किस तरह से सबको साथ लेकर सबका विकास कर सके। नारा देना अलग है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास में लेकर काम करना अलग बात है। कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जिसके पास 10 करोड़ का लोगों का मैंडेट है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। किसी को बिलिटिल करके लोकतंत्र में हम आगे बढ़ सके इसकी संभावनाएं कम होती है, और ये जिम्मेदारी जो सत्ता में है, सत्ता में बैठे लोगों की ज्यादा होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हम आज भी कह रहे हैं जीएसटी के हम पक्ष में है, कुछ हमारे कंसर्न है उनको एड्रेस कर ले। लैंड इक्वेशन के संबंध में भी हमने कहा हमारी कंसर्न है उनको एड्रेस कर ले। विनय जी, ये बात तो सही है करके बात करने में क्या तकलीफ है कि डायलॉग की और इन कामों को कराने के लिए संवाद बनाने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है, और सरकार उस जिम्मेदारी को दिखावे के रूप में निभा रही है, दिल नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कोई मतलब, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के सभी मान्यवर नेताओं के साथ चायपान के लिए उनको निमंत्रण दिया था, चर्चा की, उनके जो सुझाव थे वो लिए सारे। देखिए, कांग्रेस को अगर ये लग रहा है कि हमारे पास कोई वेटो पावर है, तो मैं मानता हूं कि इस तरीके का भाव उन्होंने रखना एक नकारात्मक सोच है। और जो भी सदन के बाहर हो रहा है उसका सदन पर प्रभाव डालकर सदन की कार्रवाई को बिल्कुल ही चलने न देना, ये कहाँ की रणनीति है? जो भी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ, जिसके कारण पूरा हमारा
इसके पहले वाला सेशन बलि चढ़ गया। मैं मानता हूं कि इसमें पार्टी का कोई संदर्भ नहीं था, ये तो एक केस चल रही जो पहले जमाने से चल रही है, यूपीए के काल से चल रही है, ये कोई एनडीए ने डाला हुआ केस नहीं था। मगर इनके नेताओं को ऐसा लगा कि इसमें कोई मतलब हम एक इसका लाभ उठा सकते हैं, तो पूरा सदन इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी इनको कहा है कि आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करें और देश की प्रगति के मार्ग में नई रुकावटें पैदा करने का पाप न करें। जीएसटी हो, बाकी कानून हो, जो देश का हित सामने रखते हुए उसके बारे में जो सदन की भावना है उसको अभिव्यक्त करें, यही हमारा कहना है, बाकी दूसरा कुछ कहना नहीं। ठीक है पांडा साहब, आपसे एक नया विषय, नया मतलब एक पुराना मुद्दा है लेकिन उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। अभी जो पॉलिटिकल माहौल है और सरकार से जो बातें कही जा रही हैं उसको पढ़ के हमको लगता है कि ये बजट मूल रूप से पॉलिटिकल होगा, जिसमें हेडलाइन ये चाहिए सरकार को कि एकदम प्रो पुअर है, प्रो फार्मर है, प्रो गरीब है और प्रो रूरल इकोनॉमी है। इस प्रकार की हेडलाइन इनको चाहिए होगी। ऐसे में जो बहुत जरूरी काम है, हम लोग आलोचना करते हैं तो हमको कह देते हैं कि कौन सा बिग बैंग रिफॉर्म नहीं किया, हमको बताओ। मैं आपको बताता हूं, पिछले बजट का वादा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक पक्का खाका हम सामने लेके आएंगे, नहीं आया। फाइनेंशियल कोड लेके आना था, वो नहीं आया। तो जो रियली जरूरी काम है, फंडामेंटल काम है, उस पर बहुत सुस्त शुरुआत हुई है, वो चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे तो सिर्फ खर्च और आमदनी के बैलेंस को और प्रो पुअर दिखने के खर्चे वाला बजट बनाने से काम नहीं चलेगा। जितना वक्त जा चुका है उसके बाद आपको फंडामेंटल रिफॉर्म की कोई आशा दिखती है क्या, जिसका जिक्र मैंने किया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, लैंड की बात कर रहा हूं, लेबर की बात कर रहा हूं। देखिए, एक और से अगर हम देखें तो भारत अभी पूरी दुनिया में, भारत की इकोनॉमी सबसे तेज कहा जाता है, और हम देश के अंदर हम जितना इसका थोड़ा पेसिमिस्टिक होते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जितने इकोनॉमिस्ट हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो भारत को देख रहे हैं कि अभी सारे दुनिया में एक बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। तो मेरे ख्याल में हम इतना पेसिमिस्टिक होना नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाए, क्योंकि पिछले 10 साल में जो लोग ओरिजिनली रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किए थे, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मिस्टर चिदम्बरम, इन लोगों ने पिछले 10 साल में इतने रिफॉर्म आगे नहीं ले पाए जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स करना था। इस सरकार में अभी 2 साल पूरी होने वाले हैं, और ये भी जो मुद्दे लाए हैं बहुत सारे ये राज्यसभा में फंस गए हैं, और देश के अंदर जो डिफॉल्ट्स हैं, बैंक डिफॉल्ट्स हैं, वो एक दबाव डालता है हमारा इकोनॉमी पर। और जो प्रो पुअर का इमेज के बारे आप बात कर रहे हैं, जब भी कोई बजट प्रो पुअर दिखता है तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो प्रो पुअर नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादा रेवेन्यू साइड पे खर्चा होता है और कम कैपिटल साइड पे खर्च होता है। और जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर ना बिल्ड करें, जब तक हमारी इकोनॉमी जॉब ग्रोथ ना क्रिएट करे, तो मेरे ख्याल में प्रो पुअर जो दिखता है वो सचमुच प्रो पुअर नहीं होता है। तो एक बैलेंस निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे करोड़ों लोग गरीब हैं जिनको डे टू डे सर्वाइवल एक इशू है, उनके लिए जरूर तो गवर्नमेंट रीच आउट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए और जॉब क्रिएटिंग पॉलिसीज चाहिए, उस पर भी जोर देना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल माहौल पर, खास करके इस बजट सेशन में। तो आशा करते हैं। जी जोशी जी, यहां आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और वो ये है कि इस वक्त सरकारी बैंकों से बड़ी खराब खबरें आ रही हैं और हम लोग बड़ा उसको लेकर के परेशान रहते हैं कि साहब अब पता नहीं अगले क्वार्टर में और कितनी बुरी खबरें आ जाएंगी। ये आप लोगों के वक्त का किया हुआ एक, जिसको मैं कह सकता हूं नॉट सो पुण्य कार्य था, जिसका खमियाजा हमको और आपको टैक्स पेयर को भुगतना पड़ रहा है, और अब लगता है कि बैंकिंग रिफॉर्म जो है वो पटरी पर आ जाएगा। इसीलिए सहस्रबुद्धे साहब कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, पटरी पर लाए हैं, चलेगी गाड़ी। नहीं, ये इनका विशफुल थिंकिंग है। अभी भी प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रोल मूड में है। चुनाव जीतना, नारेबाजी करना, नारे से लोगों को अपनी तरफ जोड़ना, ये एक चुनाव की प्रक्रिया का पार्ट है जिसका लाभ मोदी जी को मिला है। लेकिन देश चलाने के लिए आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता से भारत के प्रधानमंत्री की मानसिकता बनाना पड़ेगा।
और भारत के प्रधानमंत्री मानसिकता का मतलब केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वर्ड कहने से काम नहीं चलेगा। आपका एक्शन होना चाहिए कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए लोगों को साथ लेने का काम कर रहे हो। जो चीजें सामने आ रही है उसमें ये चीजें आ रही है। हम आज भी इलेक्टोरल मोड में ही ये बात करना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो। हम अभी देश में कांग्रेस को विचारधारा से मुक्त करने के माइंडसेट से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का काम करने के लिए ये आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा। सहस्त्र बुद्धे साहब, मैं चाहूंगा इसका आप कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ जवाब दें कि दरअसल गवर्नेंस के बजाय गवर्नेंस करते हुए जितनी चीजें दिखलाई पड़ रही हैं, इल्जाम यह है इस सरकार पर कि सब कुछ एक इलेक्टोरल फिल्टर से पास होना चाहिए। अगर उसमें है तब तो ठीक है, हमारे एजेंडा में रहेगा, नहीं तो वो नहीं रहेगा। डर यह है कि बजट की एक्सरसाइज हो या जितने दूसरे फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, वो सारा वोटर आउटरीच, वोटर टारगेटिंग के हिसाब से है। और पांडा साहब चेतावनी दे रहे हैं कि जो पॉपुलिस्ट दिखता है वो अच्छा होता नहीं है, उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। डर है हमको आपसे एक प्रो पुअर के नाम पर ऐसे पॉपुलिस्ट बजट का जो न तो शिक्षा को, न रोजगार को और न स्वास्थ्य को, तीन जो वाइटल काम है बचे हुए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया मैंने, इन पर फोकस वैसा नहीं होगा, इंक्रीमेंटल वाला होगा। ये डर हमको भी लगता है। मुझे लगता है कि इस डर से हमने बाहर आना चाहिए। ऐसी कोई संभावना इसलिए नहीं है कि जैसे आप रेल का उदाहरण लीजिए, विगत साल का पहला बजट था रेल का, जिसके बारे में तज्ञों ने कहा, निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव सोचने वालों ने कहा कि ये पहला बजट था जिसमें रेल केंद्रवर्ती भूमिका में थी, और बाकी मतलब रेल बजट का उपयोग करते हुए पॉपुलिस्ट घोषणाएं करना, रेल के नए मार्गों की घोषणा करना, नई गाड़ियों का ऐलान करना, ये कोई रेल बजट का काम है क्या? इसको समझते हुए बड़ा सुलझा हुआ और एक अप्रोच लेते हुए रेल बजट प्रस्तुत किया गया। और अभी आप राज्यों की बात करें, कहां इलेक्ट्रल मोड है इसमें? हमने असम में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, उन राज्यों के साथ जो हमारे राज्य नहीं है उस रूप में देखे तो हमारा कोई शासन वहां नहीं है, मगर वहां जाके हुए एग्रीमेंट करते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार और रेलवे तीनों ने अपने अपने रिसोर्सेस इकट्ठा करते हुए वहां नए रेल मार्ग डाले जाए, नई सुविधाएं प्रदान की जाए, इसके बारे में चिंता की। क्या ये नया अप्रोच नहीं है? क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है? और ये केवल रेल, और इसमें कहां लोकानुरंजन है, कहां पॉपुलिज्म है? ये जनता के हित की बात हम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये सरकार एक सेंसिटिव सरकार है, जो रेल यात्रियों हो, बाकी किसी ये बात नहीं, हम आपकी मानते हैं कि एक तरफ बिल्कुल एक नया अप्रोच है और पॉपुलिज्म की कुछ चीजें नहीं की जा रही है। और आधार जो शायद यूपीए का काम था, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि डीबीटी के जरिए कैसे सब्सिडी और फिजूल खर्ची को बचा करके बेटर टारगेटिंग की जा सके। लेकिन वक्त बहुत कठिन है, आशाएं बहुत ज्यादा हैं, और जैसा हमने शुरू में कहा कि हाफ टाइम हो चुका है, अब तेजी से रन बनाते हुए दिखना होगा, बनाना होगा, अगर 2019 तक शानदार पारी समाप्त करनी है। तो आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। अब इंतजार करेंगे कि 29 फरवरी को जेटली जी की केटली से कितनी गर्म चाय निकलती है। आप सबों का नमस्कार।